नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपका स्वागत है। और तैयार हैं आप लोग ज्योग्राफी का अगला लेक्चर लेने के लिए। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। और ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या कोई भी छोटा बड़ा कोई भी हम देखें, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा हमारे आते ही आते हैं, ठीक है। इसमें आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और साथ साथ जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड वो भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को आपको समझना और बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को इसलिए अंत तक देखिएगा और इसके बाद में हम आपको जो छोटे एमसीक्यूज होते हैं, लास्ट ईयर पेपर में आए हुए जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं फिर से आपको, कि अगर आपसे कोई पूछता है कि पृथ्वी की शेप क्या है तो आप क्या बताएंगे? गोलाकार है, अंडाकार है, किस तरीके की शेप है? अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि पृथ्वी की शेप जो है वो स्फेरिकल है, यानी कि गोलाकार रूप में है। लेकिन ये एक शेप एकदम से करेक्ट नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की जो शेप है ना, वो जो इसके पोल्स होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, अगर आपने मेरी लास्ट लेक्चर पढ़ी होगी जिसमें हमने अक्षांश और देशांतरों के बारे में बात करी थी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको कि पृथ्वी की जो शेप है, जो आकार है, वो ध्रुवों से थोड़ा सा पिचका हुआ है। और जो आपकी इक्वेटर है, मतलब कि जो आपकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर, वहां से थोड़ी सी ये बाहर की तरफ निकली हुई है, यानी कि बल्जिंग है, बल्ज है यहाँ पर। तो इसकी वजह से इसकी शेप कुछ ऑरेंज जैसी, संतरे जैसी दिखती है, ठीक है। इसीलिए पृथ्वी की एक अपनी यूनिक शेप है, इसीलिए हमने उसकी शेप को नाम क्या दिया? जियोइड, है ना। तो इसलिए अगर आपसे कोई भी पूछता है तो पृथ्वी की शेप क्या है, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे? जियोइड। कोई गोलाकार, अंडाकार, ये कार वो कार पे नहीं जाएंगे, क्या बोलना है आपको? जियोइड, ओके। एक बेसिक सी चीज है कि पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो 5.52 आप घनत्व याद कर लीजिए, क्योंकि फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 बिलियन वर्ष। जब से सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तब से ये आयु कैलकुलेट करी जाती है। और ये बिग बैंग थ्योरी वगैरह अगर आपने पढ़ी है तो अच्छी बातें, नहीं पढ़ी है तो किसी लेक्चर में मैं ये कवर भी करूंगी, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था। तो फिलहाल इतनी आप जान लीजिए कि इसकी जो उम्र है वो है 4.6 बिलियन वर्ष, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज पर। वो क्या है? वो है पृथ्वी की एक्सिस के बारे में, पृथ्वी के अक्ष के बारे में, है ना। तो इससे पहले आप ये बताइए कि आपने कभी लट्टू देखा है ना। लट्टू हमेशा आपका किसी, जब वो घूमता है तो उसमें अगर कुछ हो भी ना तो भी वो एक एक्सिस के अराउंड घूमता है ना। वो एक्सिस हमें दिखती नहीं, भले ही हो या दिखे भी अगर, तो वो उसी के चारों तरफ वो घूमता है, उसी के चारों तरफ वो चक्कर लगाता है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु जो घूमती है वो एक किसी अक्ष के परते ही घूमती है, और सेम ऐसे ही हमारी जो पृथ्वी है वो भी अपनी अक्ष के परतः घूमती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेन बात क्या है कि ये जो पृथ्वी है, इसकी जो अक्ष है वो एकदम से सीधी ना होकर वो क्या है, थोड़ी सी अपने नॉर्मल से वो है झुकी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि जब ये अपने अक्ष जो है वो उसके जो नॉर्मल होता है उससे झुकी हुई है, तो वो कितना है, कितने एंगल पर झुकी हुई है? 23.5, मतलब कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और जब हम उसके ऑर्बिटल प्लेन से लें, जिस प्लेन के चारों तरफ वो घूमती है, अगर हम उस प्लेन के से अनुसार उसको लें तो वो कितना डिग्री है? 66.5 डिग्री है, ठीक है। अगर आपसे नॉर्मली कोई पूछता है कि आपकी जो अक्ष है वो कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो आप बोलेंगे 23.5, और पृथ्वी की जो अक्ष है वो अपने ऑर्बिटल प्लेन के चारों तरफ से कितनी झुकी हुई है, तो वो आप बताएंगे 66.5 डिग्री, ठीक है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया और ये आपको पता ही चल गया कि पृथ्वी की ये जो एक्सिस है उस पर ये झुकी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं रोटेशन की। अब रोटेशन क्या होता है? तो बहुत सादा सी बात है। रोटेशन मतलब कि पृथ्वी अपनी जो अक्ष के परितः ये जो घूम रही है ना, वही उसका रोटेशन है। मतलब कि पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाने को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। और ये जो रोटेशन है वो किधर होता है? वेस्ट टू ईस्ट होता है,
ठीक है, ये रोटेशन जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। और कितना समय लेता है ये अप्रोक्सीमेटली 23 घंटे 56 मिनट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 24 घंटे जो हैं वो हमारे लगभग लगते हैं पृथ्वी को अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। अब ये तो बात हमें समझ आ रही है, जब पृथ्वी हमारी घूमेगी तो इसका जो कोई पार्ट है, अगर मान ले कि ये हमारा सन है तो सन की कोई पार्ट इसके सामने आएगा, ठीक है, और कोई पार्ट इसके पीछे रह जाएगा। अगर हम ये 3 बिंदु ले लेते हैं, इसको हम नाम दे दें A, B, C और D, और ये हमारा सन है ही है, ठीक है, ये हमारा सन है सपोज। तो जो सूर्य की जो किरणें हैं वो B पार्ट पे पड़ेंगी, इधर A पे जाएंगी और इधर C पे जाएंगी, लेकिन इधर D पार्ट पे आपकी कोई सूर्य की किरण नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रात, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन, और यहाँ पर डायरेक्ट किरणें पड़ रही है, इसका मतलब नून है, मतलब दोपहर का एकदम 12 बजे वाला जो समय होता है ये वो है। और आपका A और C पे आपकी क्या लंबी किरणें पड़ रही है। अब हमें पता है जब भी जो लाइट है, प्रकाश है, वो लंबा जब रास्ता तय कर आता है, ओब्लिक उसकी कभी भी किरणें पड़ती हैं तो वो हमेशा वहां पे उतना इफेक्टिव नहीं होती, उतनी शार्प नहीं होती। तो यहाँ पर या तो आपका मॉर्निंग के समय ऐसा मौसम होता है या फिर इवनिंग के टाइम पर। तो फिर यहाँ पर या तो आपकी होगी इवनिंग और यहाँ पर आपका होगा मॉर्निंग का टाइम, जो सुबह उठ के कर देते हैं, चिड़ियां कलरव करती हैं जिस टाइम पे, तो वो वाला समय। तो इस तरीके से आपका ये जो है वो चक्कर होता है कि कभी रात बदल जाती है सुबह में, सुबह बदल जाती है दोपहर में, दोपहर बदल जाती है शाम में, शाम बदल जाती है रात में। तो पृथ्वी का जो रोटेशन है वही आपको दिन और रात का होना बताता है। इतनी बात समझ आ गई? तो हमने क्या बातें सीखी, रोटेशन किसी पृथ्वी का या पृथ्वी की जगह आप कोई प्लैनेट भी ले सकते हैं, कोई और चीज भी लेते हैं, तो किसी का भी अपने अक्ष के परते घूमना वो उसका रोटेशन या फिर घूर्णन कहलाता है। या फिर उसकी दैनिक गति से भी आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे वाली गति है तो 24 घंटे वाली गति हो गई। और ये वेस्ट टू ईस्ट जो पृथ्वी है वो आपकी रोटेट करती है, और इसी की वजह से आपके दिन रात सुबह शाम जो भी होते हैं वो होते हैं। और ये धुरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद हम बात करते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। अब रेवोल्यूशन की हम बात करेंगे तो जिसको हिंदी में बोलते हैं परिक्रमण। अब हर जो ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की जो इसकी गति है या फिर जो इस तरीके से ये घूमती है, मूव करती है, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन हम कितने दिन में पूरा करती है ये पृथ्वी? 365 डेज और 6 घंटे, आगे भी है 48 मिनट, लेकिन अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली लें तो ये हो जाता है हमारा 365 डेज प्लस 6 आवर्स, ठीक है। तो यही वाले जो 6 घंटे होते हैं, हम कैलेंडर ईयर में हर बार 6 घंटे तो दिखा नहीं सकते, तो यही वाले 6 घंटे हम 4 साल तक इकट्ठे करते हैं। फिर जब ये 24 घंटे बन जाते हैं, यानी कि एक दिन बन जाता है, तो हम इसको बोलते हैं 366 डेज हमारे जब हो जाते हैं तो हम कैलेंडर ईयर में इसको ऐड कर देते हैं, तो जिसको कि हम क्या बोलते हैं फिर लीप ईयर, ठीक है। आपने देखा होगा कि 4 साल बाद ही लीप ईयर आती है, तो 4 साल बाद लीप ईयर इसीलिए आती है आपकी, ठीक है। अब जो हमारी पृथ्वी है जिस उस पर घूमती है अपने उस पर, वो एकदम उसका जो अगर हम मान लें ये सन है, ये पृथ्वी घूम रही है अलग अलग डिस्टेंसेस पर, तो वो एकदम गोल उसमें नहीं घूमती है। उसका जो पाथ है रेवोल्यूशन का वो कैसा है? इलिप्टिकल है। उसके रेवोल्यूशन का पार्ट कैसा है? इलिप्टिकल है, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार है। तो उसमें वो दीर्घ वृत्ताकार उसमें घूमती है। अब यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि दीर्घ वृत्ताकार पथ होने की वजह से, इलिप्टिकल पाथ होने की वजह से पृथ्वी कभी तो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है और कभी वो सबसे ज्यादा पास होती है। अब जब वो सूर्य से सबसे ज्यादा पास होती है तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं पेरिहीलियन, ठीक है, पेरिहीलियन। और जब वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है तो उसको हम बोलते हैं एपीहीलियन। अब ये होता क्या है, यहाँ पे लगभग जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है वो होती है 147.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे लगभग होती है 152.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपकी होती है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अब किस किस डेट को होती है, कैसे होती है, वो भी हम आगे और डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप मेन बात ये समझ लेते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है तो उसका जो मेन इफेक्ट होता है हमारे ऊपर वो होता है मौसम के बदलने पर। जो हमारे मौसमों का बदलाव होता है वो बेसिकली आपका रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण गति के कारण ही होता है, ठीक है। रोटेशन की वजह से दिन और रात हो रहे थे, तो और आपकी इसकी वजह से आपके हो रहे हैं
रिवोल्यूशन की वजह से हो रही हैं, ऋतुएं आ रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर केवल रिवोल्यूशन की वजह से आपका जो मौसम में चेंजेस आ रहा है वो नहीं आ रहा है, वो आपका आ रहा है धुरी पे झुकी हुई है ना, अपनी अक्ष पर झुकी हुई है वो, तो उसका और जो रिवोल्यूशन है दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसकी वजह से ये आपके सीजन चेंज होते हैं। कैसे सीजन चेंज होते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन, यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो उसको बोलते हैं उपसौर। और तब उसकी जो दूरी है सन से वो कितनी होती है, लगभग 147.5 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, और जब सबसे दूर होती है तो उसको हम बोलते हैं अपसौर यानी कि एपीहिलियन। और ये किस टाइम पर होता है, 4 जुलाई के आसपास। ठीक है, ये 4 जुलाई को होता है। और पेरीहिलियन किस टाइम पर होता है, 3 जनवरी को होता है। तो ये आपको याद रखनी है, दोनों डेट्स पूछी जा सकती हैं कि अपसौर और उपसौर किस किस डेट को पड़ते हैं, तो 3 जनवरी और 4 जुलाई। ठीक है, अब जो आपकी अपसौर और उपसौर यानी पेरीहिलियन और एपीहिलियन को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, एपसाइड। एपसाइड रेखा, पेरीहिलियन एपीहिलियन को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं एपसाइड रेखा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मौसमों पर कि कैसे हमारे जो हैं वो मौसम कैसे बदलाव आते हैं, कैसे चारों तरफ घूमने से पृथ्वी के रिवोल्यूशन की वजह से मौसमों में बदलाव आता है। अभी हम लोग जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारी अर्थ है और ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कॉप्रिकॉर्न आप लोग हम पहले ही लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देशांतर अक्षांशों के बारे में हम देख चुके हैं। तो जो हमारी सूर्य की जो रोशनी पड़ती है वो बेसिकली आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ जो आपकी कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, इन्हीं के बीच में ही सन हमेशा आपका रहता है। इससे ऊपर जो है वो सन की जो रेज है वो परपेंडिकुलर कभी भी नहीं होती। सन की रेज हमेशा आपकी जो परपेंडिकुलर रहेंगी यानी कि लंबवत रहेंगी, वो या तो कैंसर पे रहेंगी और या फिर कैप्रिकॉर्न पे रहेंगी या इक्वेटर पे रहेंगी या इनके बीच में रहेगी। तो इसी का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे कि जब आपका ये सन है सपोज और ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका टिल्टेशन है, ये आपको पता ही है, यहाँ पे आपका आ जाता है नॉर्थ पोल और यहाँ पे आपका आ जाता है साउथ पोल। एक कंडीशन आपकी ऐसी आती है जब सन जो है वो डायरेक्ट आपका होता है, पृथ्वी घूमते घूमते ऐसी अवस्था में आती है कि जो सन की जो रेज है वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर है किस पर, इक्वेटर पर। ठीक है, तब क्या होता है जब दोनों उसकी रेखाएं जो हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं इक्वेटर पर, इक्वेटर पे, तो वो हमारी कंडीशन बन जाती है इक्विनॉक्स की। इक्विनॉक्स की मतलब कि जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं विषुव। और वो जो समय होता है ये लगभग बनता है आपका 21 मार्च के अराउंड। ठीक है, जब हमारी जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट लंबवत होती हैं भूमध्य रेखा पर, मतलब कि इक्वेटर पर आपकी जो सन रेज हैं वो आपकी होंगी परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर क्या होता है इस कंडीशन में जो सनलाइट है हमारी वो क्या होगी, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब कि आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उस पर भी सनलाइट जा रही है, जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है उस पर भी सनलाइट जा रही है, तो आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट हो रही है। मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी 12 आवर्स के जो है आपका डे होगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी 12 आवर्स की उस टाइम पर क्या हो रही होगी, नाइट हो रही होगी। तो इस तरीके से इक्विनॉक्स का मतलब ही यही हो गया कि इक्वल डे एंड नाइट, और इसी की वजह से ही इक्वेटर का नाम भी पड़ गया है, क्योंकि इक्वेटर पे मोस्टली हमेशा क्या रहती है, इक्वल डे और इक्वल नाइट होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऐसा कौन सी रेखा है पृथ्वी के ऊपर कि जिस पर हमेशा हमेशा 12 घंटे का दिन या 12 घंटे की रात होती है, तो वो आप बताओगे इक्वेटर। इक्वेटर वो सिचुएशन है जहां पे ऐसा होता है। ठीक है, और किस समय ऐसा होता है, तो वो 2 सिचुएशन है आपकी। एक तो ये वाला सिचुएशन मार्च 21 का, और एक दूसरा वाला सिचुएशन सितंबर 23 का, जब पृथ्वी पूरा 6 महीने बाद वापस से परिक्रमा लगाकर आती है, तो सितंबर 23 को भी यही सिचुएशन बनती है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में ही आपके इक्वल डे एंड नाइट होते हैं। ठीक है, हिंदी में इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विषुव। ठीक है, और ये स्प्रिंग विषुव है तो इसलिए हम बोल देते हैं वसंत विषुव, और ये यहाँ पे ऑटम के टाइम पे आता है तो इसलिए हम बोल देते हैं इसको ऑटम विषुव या फिर ऑटम इक्विनेक्स। अच्छा, और इसको हम बोलते हैं इस मार्च 21 वाले को स्प्रिंग इक्विनेक्स इंग्लिश में,
और हिंदी में हम क्या बोल देते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स। अच्छा, स्प्रिंग वाले को हम वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, तो ये भी वर्ड आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में हो सकता है कभी घुमा के पूछ लें। ठीक है, तो इस टाइम पे जो भी आपकी सिचुएशन बनती है उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, और इस टाइम पे आपके जो डे और नाइट हैं वो इक्वेटर पर इक्वल होते हैं। इक्वेटर पर तो इक्वल होते ही हैं, पूरे वर्ल्ड में ही आपका, पूरी पृथ्वी पर वो इक्वल समय माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको समझ आएगा इक्विनॉक्स क्या होते हैं। 21 मार्च को आपका होगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स और 23 सितंबर को आपका होगा शरद ऑटम इक्विनॉक्स, यानी कि शरद विषुव। और दोनों पर ही आपका क्या होगा, जो आपकी 0 डिग्री की लाइन है उस पर जो सन की जो किरणें हैं वो होंगी डायरेक्टली परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं सोलिस्टिस पर। सोलिस्टिस यानी कि आपके होते हैं अयनांत। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपने देखा अब पृथ्वी यहां से है, अब यहां से मार्च में है, मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो जून में तीसरे महीने में वो आ गई यहां पर। तो यहां पर आने से क्या हुआ, पृथ्वी की डायरेक्शन इस तरीके से हो गई, जो अब सन की रेज है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर पड़ रही हैं किस पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर पड़ रही है। और यहीं से वो घूमती हुई पहुंच जाएगी जब दिसंबर में, तो उसकी जो सन रेज है वो डायरेक्ट कहां पर परपेंडिकुलर होंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो जिस वक्त पृथ्वी की जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर या फिर कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर होती हैं, वो सिचुएशन को हम बोलते हैं सोलिस्टिस, यानी कि अयनांत। ठीक है, सीधी सी बात समझ आ गई। इक्विनॉक्स में क्या होता है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें इक्वेटर पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं, और सोलिस्टिस में क्या होता है, पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं। अब जब कैंसर पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं तो उसको हम बोल देते हैं समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस मतलब कि ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी। ठीक है, तो गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी को हमने ग्रीष्म से बोल दिया। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो ये है, और आपका सदर्न हेमिस्फीयर आपका इधर है, तो मोस्टली जो पार्ट है आपका नदर्न हेमिस्फीयर का, वहां पर ही सनलाइट आपकी जा पा रही है। जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर सनलाइट नहीं जा पा रही है। और सीधी सी बात है, जहां पर सनलाइट होगी वहां पर गर्मी ज्यादा होगी, वहां पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पहुंचेंगी, तो वहीं पर ही तो गर्मी होगी, वहां पर तो ग्रीष्म ऋतु होगी। तो इसलिए आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी क्या होती है, गर्मी होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या होती है, सर्दियां होती हैं। ठीक है, और यहां से अगर आप देखेंगे जो दिनों का जो हमारा बढ़ना घटना है वो यहीं से वो आपका शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ 24 घंटे में सूर्य की लाइट ही नहीं पहुंचती है, क्योंकि ये वाला बिल्कुल सूर्य के एकदम से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है अर्थ के टिल्ट की वजह से। अगर अर्थ सीधी होती तो फिर ऐसा नहीं होता, तो हमेशा इक्वली रहती है डे एंड नाइट, बट चूंकि अर्थ झुकी हुई है तो फिर उसकी वजह से यहाँ जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे 24 घंटे क्या रहती है, रात रहती है। ठीक है, और नदर्न हेमिस्फीयर का कोई भी पार्ट, नॉर्थ पोल का जो भी पार्ट है वो हमेशा क्या रहता है, सूर्य के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, तो नॉर्थ पोल पर हमेशा क्या रहता है, दिन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि समर सोलिस्टिस के टाइम पर सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल पर, पोल क्या है, बेसिकली आपके एक बिंदु है। ठीक है, तो साउथ पोल पे आपकी 24 घंटे के लिए रात रहती है और यहाँ पे 24 घंटे के लिए आपका दिन रहता है। और इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका जो दिन की जो टाइमिंग है, कि मतलब 12 घंटे का होता है, फिर 13 घंटे का होता है, फिर 14 घंटे का होता है, फिर 15 घंटे का, ऐसे करते करते इक्वेटर टू पोल आपका जो दिन है वो आपके बढ़ते चले जाते हैं। दिन का जो ड्यूरेशन है वो आपका बढ़ता चला जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में घटता चला जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ऐसे ही क्या होता है, उल्टी इसकी सिचुएशन आपकी बनती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। जब ये परपेंडिकुलर पड़ती हैं सन रेज, तब क्या होता है, जो आपका नॉर्थ पोल है, ये देखिए अंधेरे में आ गया नॉर्थ पोल, तो यहाँ पर आपकी जो सनराइज है वो जो डायरेक्ट नहीं पड़ती है, सन रेज हैं वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, जिसकी वजह से यहाँ पर अब नॉर्थ पोल पर 22 या 21 दिसंबर को क्या हो जाती है, नाइट हो जाती है। ठीक है, और जो साउथ पोल है वहां पर आपका पड़ रहा है, तो यहाँ पे 24 आवर्स का डे रहता है।
ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपका जो डे का जो ड्यूरेशन है और सर्दी हो जाती है, क्योंकि नॉर्थ पोल जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो अब आपको दूसरी साइड में आ गया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, अब सर्दी हो जाएगी। और जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर पड़ने की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में अब आपकी क्या हो जाएगी, आपकी गर्मी आ जाएगी। ठीक है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि जो हम क्रिसमस मनाते हैं या जो सर्दी का जो मौसम होता है वो ऑस्ट्रेलिया में हमसे उल्टा होता है। वो इसीलिए उल्टा होता है क्योंकि जब सदर्न हेमिस्फीयर में है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो जब वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही होती हैं सूर्य की किरणें, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ नहीं पड़ रही होती, हमारे यहाँ क्या होती है, उस टाइम पे सर्दी होती है, लेकिन वहाँ पर परपेंडिकुलर होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है। इसलिए वो लोग क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं, समर्स में करते हैं। ठीक है। तो इतनी तो आपका बात हो गई ये। और आपको ये भी याद रखना है कि कब इन दोनों सिचुएशन के टाइम पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर 24-24 घंटे के दिन और रात होते हैं। और एक आपने सुना होगा लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे को, वो इसीलिए सुना होगा क्योंकि हायर लेटीट्यूड्स पे जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, हमने कहा ना कि सूर्य जब सर्दियों के टाइम पे, तो वहाँ पे सूर्य की किरणें इतनी धीरे 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 कम होती जाती, क्योंकि नॉर्थ पोल पे अंधेरा है, नॉर्थ पोल पे अंधेरा, तो उससे नीचे क्या होगा, थोड़े सा कम रात होगी, फिर और कम रात होगी, तो ऐसे ऐसे करके बढ़ती है ना। तो लगभग नॉर्वे जो है हमारा वो 60 डिग्री के अराउंड है, 55 to 60 डिग्री के अराउंड वो है। तो उसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर जो नाइट होती है वो केवल 4-5 घंटे की ही होती है, केवल 4-5 घंटे ही वहाँ पर अंधेरा रहता है। तो उसकी वजह से वहाँ पर जो सूर्य है वो कब छिपता है, वो वहाँ पे सूर्य लगभग 12-1 बजे के अराउंड ही छुपता है। तो लगभग 12 AM पर भी वहाँ पर क्या रहती है, नाइट रहती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है। वहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि रात के 12 बजे भी सूर्य चमकता है। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन कौन सा है हमारा, नॉर्वे। तो ये भी आपको रखना है याद। तो इस तरीके से आपको समझ आया कि हमारे जो मौसम है वो कैसे बदलते हैं। वो सब आपके बदलते हैं किसके आधार पर, जब सूर्य की किरणें किस पॉइंट पर आपकी परपेंडिकुलर हैं। तो जिस तरीके से वो परपेंडिकुलर होंगे उस हिसाब से आपका मौसम जो है वो बदलेंगे। तो ये हमने बात कर ली। विंटर सॉल्स्टिस आपका 22 दिसंबर को होता है, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। और जब सूर्य आपका जो है कैप्रिकॉर्न पर, मकर रेखा का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और जब आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आपकी परपेंडिकुलर होती है तो आपका होता है ग्रीष्मायंत या फिर समर सॉल्स्टिस, और ये होता है 21 जून। तो ये 4 डेटें आपको याद रखनी है, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 जून। 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, योगा डे भी मनाते हैं, इसीलिए क्योंकि सबसे बड़ा डे आपका इसको माना जाता है। अभी 21 दिवस को मोदी जी बहुत ही एकदम शानो शौकत से मनाएंगे योगा डे। तो ये आपको याद रखना है। सन आपने समझ लिया कैसे होते हैं। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था आपके रोटेशन और रेवोल्यूशन पर बेस्ड। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, जो एग्जाम्स में बहुत सारे आ चुके हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे पृथ्वी के जो डोमेन्स हैं, जो पृथ्वी के जो परिमंडल हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। और जिसमें कि हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, इन सब के बारे में, एटमॉस्फेयर, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसलिए हमारी वीडियोस को देखते रहें और ज्योग्राफी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते रहें। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।